साथ ही साथ जयशंकर साहब ने चाइना के हवाले से भी एक स्टेटमेंट दिया है, उसके ऊपर आपकी क्या राय होगी, क्या तज्जिया होगा आपका? देखिए, इस वक्त जो चाइना और इंडिया का, भारत का इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है वो साउथ एशिया के अंदर चुधराट का मसला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं और साजिद तारड़ साहब फोर कॉर्नर्स विद तारड़ में आपके साथ हाजिर हैं और इस हफ्ते भी हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के हवाले से। इसके साथ साथ जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है चाइना के हवाले से, उसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच शाजिया। साजिद साहब, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब इस वक्त तख्ते मश्क बना हुआ है। वहां पर सियासी बहरान है कि किसी सूरत खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आपके सामने है तमाम तर सियासी सूरत हाल। आखिर कब तक ऐसे हालात रहेंगे? और उसके साथ साथ मैं कराची के इलेक्शन के हवाले से भी बात करना चाहूंगी कि जिस तरह से पीटीआई ने वहां पर इबरतनाक शिकस्त खाई है, जबकि इसके साथ साथ इमरान खान साहब ये कहते रहे कि जो शख्स पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़ेगा वो हार नहीं सकता। मैं चाहूंगी इन दोनों सूबों के हवाले से आप जरा बात कीजिए कि ये जो सियासत की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, किस करवट बैठेगी? देखिए शाजिया, दुख और अफसोस की बात है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक मुआशी एक बहरान है, आटा मिल नहीं रहा, गरीबों की चीखें निकल रही हैं महंगाई की वजह से। लेकिन अभी तक किसी मैंने सियासतदान, सो कॉल्ड, मैं तो खैर इनको सियासतदान नहीं मानता क्योंकि ये सारा एक करप्शन करने वाले एक अलायंस है, ग्रुप है, इनका इत्तेहाद है। लेकिन इनके मुंह से एक लफ्ज अभी तक नहीं निकला महंगाई के बारे में कि ये गुर्बत को किस तरह खत्म करेंगे, ये आटे के बुरान को किस तरह हैंडल करेंगे, ये महंगाई का जो एक तूफान है इसको किस तरह रोकेंगे। अफसोस की बात है, पंजाब के अंदर असम्बलियां तहलील कर दी गई हैं। इस वक्त हमारे परवेज लाई साहब कह रहे हैं कि मैं काफ लीग को मर्ज कर दूंगा पीटीआई में। हालांकि वो काफ लीग को तो मर्ज कर ही नहीं सकते, काफ लीग के हेड तो इस वक्त शुजात साहब हैं। ये दोनों बाप बेटा ज्वाइन कर सकते हैं पीटीआई को, लेकिन ये कहना कि काफ लीग मर्ज हो जाएगी, इट इज नॉट पॉसिबल। और इसको अगर देखा जाए, अब खान साहब दो तीन वजूहात की वजह से खान साहब इस वक्त सब परेशान। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि जो सूबा सिंध के अंदर से पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया है, उसके रिजल्ट आ चुके हैं। 246 सीटों में से 70 सीटें पीपल्स पार्टी जो है वो जीत चुकी है, क्लीन स्वीप कर रहे हैं। दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है, तीसरे नंबर पर पीटीआई है, और नून लीग का तो कोई नामो निशान ही नहीं है। ऑलमोस्ट 3-4 सीटें। बोखलाट खान साहब परेशान है। जो मैं 4 पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं कि खान साहब किन वजह से ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। जी। एक परेशानी उनको नजर आ रही है, जो आरिफ अलवी के जरिए वो मिलना चाहते थे नए आर्मी चीफ साहब से, उन्होंने जवाब दे दिया खान साहब को, क्योंकि खान साहब की अना जो है वो आसमानों तक है। वो समझते हैं कि मुझसे ज्यादा हैंडसम, खूबसूरत, मुझसे ज्यादा पॉपुलर, अमीर तरीन आदमी दुनिया में अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, और मुझे कोई जवाब दे दे, ये खान साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते। खान साहब उसकी वजह से बौखलाहट है। खान साहब ने ऑलमोस्ट अगले दिन एक इंटरव्यू में मेहर बुखारी के साथ तो चैलेंज कर दिया है, और वो समझ रहे हैं कि पंजाब असम्बलियां टूटने के बाद, और जब वो सूबा सरहद की असम्बलियां तोड़ेंगे, और जब शहबाज शरीफ को चैलेंज करेंगे, तो जो एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी जो है, वो घुटनों के बल रेंगते भी आके इनके कदमों में आएगी। अब ये देखें ये क्या होता है। खान साहब ने कहा है उसने कि हाउ डेयर, किसको मेरे नाम पे रेड निशान लगाने वाला कौन है जो भी पैदा ही नहीं हुआ। दूसरा, खान साहब ने चैलेंज किया कि 70% पाकिस्तान मेरी जेब में है। इतना गरूर, इतना सारा ये। साजिद साहब, आपने अभी खान साहब के हवाले से बात की कि वो कहते हैं 70% पाकिस्तान मेरी जेब में है, लेकिन जो कराची के इलेक्शंस हैं वो तो किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। मैं वो उसी पे जाना चाह रहा था। अब तीसरा एलिमेंट जो उस पे खान साहब परेशान है वो ये है कि खान साहब समझते थे कि जिस तरीके से मैंने 60 जलसे किए हैं, आटे का बहरान है, सप्लाई चेन टूटी हुई, सारी दुनिया में क्राइसिस है, तो ये गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। लेकिन जब से खान साहब ने सुना है कि $10 बिलियन चाहे 9 बिलियन उसमें से लोन है, जब से खान साहब को यह पता चला है, खान साहब की तीसरी परेशानी की वजह यह है, खान साहब नहीं चाहते कि वो नून लीग या शहबाज शरीफ इन सारी चीजों का क्रेडिट ले। और दूसरा, खान साहब चाहते हैं कि वो पैसा मेरे बच्चे इस्तेमाल करें। ये जो रिंग रोड वाले बच्चे हैं जो भूखे बेचारे बैठे हैं, इन्होंने भी जायदादें बनानी है लंदन में और दुबई में, वो चाहते हैं कि ये मेरे लौंडे लपाड़े जो हैं ये अमीर हों। तो तीसरी बौखलाहट ये है। चौथा, रीसेंट अभी जो है वो सिंध के इलेक्शन हुए हैं, इसमें एक चीज प्रूव हुई है कि सियासत टिक टाक का नाम नहीं है।
सियासत ट्विटर का नाम नहीं है सिर्फ। और मैं ये भी खान साहब को आज दूसरी चीज बताना चाहता हूं कि टिकटॉकर और ट्विटर जो है वो वोट डालते ही नहीं है। वो तो रात के 3-3 बजे तक लड़कियों से बातें करते हैं, चैटिंग करते हैं, वो सुबह उठ के वोट नहीं डालते। वो ये सिर्फ और सिर्फ खान साहब जो समझते हैं कि मेरे 75 मिलियन ट्विटर आ गए, फॉलोअर आ गए हैं, तो मैं समझ रहा हूं कि मैं दुनिया का सबसे मकबूल तरीन आदमी और सियासी लीडर हूं। सियासत और ट्वीट और टिकटॉक में बड़ा फर्क है। और आज ये वाजे हो गया है, खान साहब का जो मेयर का कैंडिडेट था वो अपनी सीट हार गया है। देखने वाली बात होगी। लेकिन इस इलेक्शन ने बड़ा कुछ चेंज किया है और इससे सबक सीखना पड़ेगा। खान साहब और उनकी पार्टी धांधली का नारा लगा रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहता था, देखें, खान साहब को जो चीज इनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होती वो गलत होती है हमेशा। खान साहब ने कहा था कि शहबाज शरीफ और जरदारी जो आर्मी चीफ लेकर आएंगे वो करप्ट आर्मी चीफ होगा, वो इनकी करप्शन को बचाएगा, क्योंकि इनकी मर्जी का नहीं था। अदालत इनके साथ ना हो तो जज करप्ट होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर इनके साथ ना हो वो करप्ट होता है, वो नवाज शरीफ का नौकर होता है। खान साहब को जो चीज पसंद ना आए अमीरुल मोमिनीन को, वो हर चीज गलत होती है। आज मैं ये कहूंगा कि इस चीज का हल क्या होगा कि अगर खान साहब बार बार, सबसे पहले तो मैं इलेक्शन के हक में नहीं, उसकी वजह यह है इलेक्शन, आपका प्रॉब्लम जो इस वक्त इलेक्शन नहीं, आपका प्रॉब्लम करप्शन है। क्या इलेक्शन कराने से करप्शन खत्म हो जाएगी? क्या इलेक्शन कराने से आपके मॉरल्स एथिक्स ठीक हो जाएंगे? लोग पैसा लेके बाहर भागना बंद हो जाएंगे? अगर ये चीजें इलेक्शन कर सकता है तो मैं खान साहब को कहूंगा कि दिन में 3 दफा इलेक्शन कराएं। लेकिन अगर इलेक्शन कराने से यही लौंडे लपाड़े और यही जर्नैलों के दोते पोते और यही जागीरदारों के जो अंग्रेजों के पिट्ठू थे, अंग्रेजों के मुखबर जो थे, अगर इनके दोतों पोतों ने फिर आके करप्शन करनी है, पार्टियां चेंज कर करके, खान साहब इस वक्त बिल्कुल नून लीग के जो कौमी असेंबली के जो इस वक्त मेंबर हैं उनको टिकटों के वादे कर करके तोड़ने के चक्कर में फिर रहे हैं। खान साहब ने यह भी फरमाया है कि कई लोग आना चाहते हैं, मैं उनका टेस्ट करूंगा। मैं ये पूछना चाहता हूं खान साहब, ब्लड टेस्ट करेंगे आप उनका? क्या टेस्ट करना चाहते हैं आप? किस तरह की बातें आप कर रहे हैं? मेरी तो समझ से बाहर है। और दूसरा, आज जो वीडियो लीक हुई है खासकर कौमी असेंबली के हवाले से, जो दो आपस में बातें कर रहे हैं, वो कहता बाहर भेज दे, वो कहता नहीं बुढ़ी है इन्हों इथे लाहौरी अगे पीछे कर देने हैं। ये सियासत है आपकी। मैं एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के हवाले से, हालांकि एक बहुत सख्त बात है, सिर्फ पाकिस्तान के इस वक्त 3 हल मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट आई जाए जिसको 3 साल के लिए, 2.5 साल के लिए लाया जाए और उनकी कड़ी निगरानी की जाए, उनकी डुअल नेशनैलिटियां खत्म करके लाए जाए, उनके बच्चे पाकिस्तान में रख के वो काम करना चाहें तो वो करें, वरना ना आए। नंबर 1। दूसरा, उससे भी सख्त हल है। आज खान साहब ने अपने इंटरव्यू में खुद कहा है कि जो एस्टेब्लिशमेंट है वो कानून से बालातर है। और खान साहब ने एक और चीज कही है जो कि बहुत गलत बात है, और मैं उसी की तरफ आना चाह रहा हूं। खान साहब ने कहा है कि मैं एस्टेब्लिशमेंट से कहूंगा कि आप इलेक्शन कराएं। खान साहब, एस्टेब्लिशमेंट का काम इलेक्शन कराना नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम इलेक्शन कराना है। हाँ, अगर आपने साथ ये भी कह दिया है कि वो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर अदारा है, तो अगर उन्होंने सब कुछ करना है तो वो खुद क्यों नहीं रन करते? वो आपकी लौंडे लपाड़ों की टीम लगा के उस्मान बुजदार को ला के, तो उन्होंने फिर और एक सत्यानाश करना है तो वो खुद क्यों नहीं करते? मैं यही कहने वाला था कि दूसरा हल पाकिस्तान का मार्शल लॉ है। दूसरा हल मार्शल लॉ है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त सख्त फैसलों की जरूरत है, और सख्त फैसले कौन कर सकता है? वही कर सकता है एक इंसान जिसके पास ताकत भी हो और जो सिंसियर हो पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। जिसके बीवी बच्चे पाकिस्तान के अंदर बैठे हो, जिसके मां बाप पाकिस्तान के अंदर बैठे हो, जिसकी डुअल सिटीजनशिप ना हो, जिसका लंदन में घर ना हो। और वो कौन है इस वक्त? वो ताकतवर तरीन आदमी सिर्फ एक ही। दूसरा हल इसका मार्शल लॉ है। तीसरा, अगर वो भी नहीं कर सकते सारा कुछ, तो एटलीस्ट ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के बच्चे हैं। एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के अंदर ये तजर्बा किया था खान साहब का। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चों को एक टेबल पे बिठा के एक मुआशी इमरजेंसी लगाई जाए। ये खान साहब और सारे ये जो लतीफे हैं सारे आपने बनाए हैं, ये सारे आपके बच्चे हैं। एक सेकंड आपके बगैर नहीं चल सकते। इसीलिए तो वो बच्चा तड़प रहा है, मुझे फीडर दो, मुझे फीडर दो, अब्बू जी मुझे गोद में उठाओ। वो यही तो चीख रहा है, वो यही तो कह रहा है एस्टेब्लिशमेंट को बार बार के मुझे गोद में उठाओ। तो या तो वो आपके लिए इतना तड़प रहा है तो उसको टेबल पे बिठाएं सबके साथ,
नहीं आता तो उसको कोई सियासत छोड़ो भाई, घर जाओ, लंदन चले जाओ बच्चों के पास। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ ये 3 हल मौजूद हैं, या टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है, या मार्शल लॉ है, और या फिर इन तीनों को बिठा के कहा जाए कि मुआशी इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई जाए, इंपोर्ट जो है इंपोर्ट्स बैन की जाए, इंपोर्ट्स खत्म की जाए, सवाए अद्वियात के और क्रूशल चीजों के। आपके जो महंगे बैग और आपके मेकअप जो है जो आते हैं बाहर से, आपके कुत्तों की फूड और चॉकलेट और आइसक्रीमें जो आ रही हैं, इनको कुछ अर्सा बैन करें प्लीज। इस वक्त शाजिया 700 कंटेनर कराची सी पोर्ट के ऊपर पड़ा है, जो डॉलर ना होने की वजह से वहां से आपके इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो ले नहीं पा रहे। आपकी कॉटन इंडस्ट्री बंद होने को फिर रही है, आपका टोयोटा सुजुकी आपकी भाग चुकी है, अद्वियात आपने इंडिया से अद्वियात इंपोर्ट करते रहे, उनको देने के लिए पैसे नहीं है, आपकी एम्बेसियों की तनख्वाहें जो है वो मिडल ईस्ट के कंट्रीज भेज रहे हैं क्योंकि आपके पास डॉलर मौजूद नहीं। लेकिन इस पर सख्त फैसला कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो पाकिस्तानी हो। ये सारे लौंडे लपाड़े सारे तो डुअल सिटीजन, इनका तो कुछ, ये तो वन वे टिकट जेब में रखते हैं। ये इनसे आप सोचते हैं ये पाकिस्तान के फैसले करेंगे, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल ये बचाएंगे? इनको सामने रख के अच्छे पाकिस्तान के ख्वाब देखना सबसे बड़ी बेवकूफी समझता हूं मैं शादी। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली मैंने आपको 2 सूबों की बात बता दी है। खान साहब इस वक्त असेंबली आना चाहते हैं, असेंबली नेशनल असेंबली में कहते हैं वापस आए, और ये शायद ये समझ रहे हैं कि मैं पीटीआई के टिकट और पैसे दे के हॉर्स ट्रेडिंग करके शहबाज शरीफ को बचा के तो पता नहीं मैं क्या करूंगा। खान साहब ये जो असेंबलियां आपने तोड़ी हैं, ये पहले कौन सी जुड़ी हुई थी? हमारे बाजवा अभी आपने बात की इमरान खान साहब के इंटरव्यू के हवाले से, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं शहबाज शरीफ को इतनी टेंशन दूंगा कि उन्हें सोने के लिए नींद की गोलियां खाना पड़ेंगी, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि तहरीके इंसाफ में जम होने के लिए काफ लीग को कहा गया है, दरखास्त की गई है। क्या काफ लीग इतनी ही बेवकूफ हो गई है कि उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए एक दूसरी जमात का सहारा लेना पड़ेगा? नहीं, काफ लीग की वैल्यू मुझे ये बताएं शाजिया, काफ लीग क्या है? 5 उनके एमएनए हैं, 3 तो टूट चुके हैं उनके एमएनए, ये जो कौमी असेंबली के उधर अगर देखी जाए तो वो पंजाब असेंबली के अंदर क्या है उनके पास 10 एमपीए थे। ये तो दर हकीकत सारा मसला आपको ये पता होना चाहिए कि परवेज लाई और चौधरी बरादर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर सांस भी नहीं लेते ये, और उनको जो वहां से आर्डर आएगा उस साइड पे वो चले जाएंगे। वो उन्होंने कहा नहीं था कि हमें बाजवा साहब ने कहा था भी चलो इमरान खान की पार्टी में चले जाओ, मिठाइयां उधर से खा के दुआ करके उनके साथ जाके तो चले, वो बनी गल गए थे। वो काफ लीग जाए ना जाए, असेंबलियां चले ना चले, ये जो जुड़ी हुई थी असेंबलियां, तो इनमें क्या हो रहा था? आज मुझे ये बताएं केपीके के अंदर क्या हालात है, इनकी गवर्नमेंट है वहां पे, कोई है जवाब दे उसका? कोई है जवाब दे? कल डीएसपी अलग उन्होंने थाने के अंदर घुस के डीएसपी को मर्डर किया। आज वहां पे सुप्रीम कोर्ट का पुराना सदर अफरीदी साहब है, जो लतीफ अफरीदी, आज उसका बार काउंसिल के अंदर घुस के उसका मर्डर हुआ। और जिस तरीके से टीटीपी की तो खबरें निकल रही, जिस तरीके से टीटीपी हमले कर रही है, एक महीने में 70 हमले हो रहे हैं। ये तो दर हकीकत मसला ये है। ये तो कुछ लाडले हैं। देखे, मैंने एक बात नोट की है, खान साहब की एक खूबसूरती है, मैं मानूंगा, उन्होंने जो नई चीज पाकिस्तान की ये लूट मार में इंट्रोड्यूस किया, या मैं सियासत तो नहीं कहूंगा। आप जरा नोट करेंगे जिस तरीके से वो यूट्यूबर से मिलते हैं, जिस तरीके से अपने मर्जी के सियासत जर्नलिस्टों को बुला के दावतें करते हैं उनकी रोज डेली बेसिस पे, कभी आपने देखा कोई और दूसरी पार्टी कर रही हो इस तरह? दूसरी पार्टी इस वक्त जो सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर स्ट्रांग थी, वो पार्ट टाइम सियासत कर रही है। मरियम नवाज है, यहां नहीं है, हमजा नवाज यहां नहीं है, शहबाज शरीफ यहां नहीं है। 2 लोगों के पास उन्होंने चाबियां पकड़ा के नून लीग की तारण और रास नाउला, तो वो सारे अपने अंदर भाग गए सारे। इनको ओपन फील्ड दे गए, ये जो मर्जी करें। वो डेली बेस पे यूट्यूबर से मिलते हैं, डेली बेस पे। खान साहब की ये खूबसूरती है कि वो उन्होंने सोशल मीडिया पे एक ऐसी हाइप क्रिएट कर दी है कि लगता है कि बस से पीटीआई ही पाकिस्तान है, दूसरा बंदा तो यहां रहता ही कोई नहीं। ये पूरी उन्होंने हाइप क्रिएट कर दी है, जिसका लेकिन रिजल्ट जो सिंध के अंदर आपने देख लिया है कि वो जो लौंडे लपाड़े हैं, जो वो ट्विटरिंग वाले, वो लाइनों में लग के वोट नहीं डालते, वो सिर्फ शुगल मेले ही करते हैं। वो सिर्फ हताउल्लाह के गाने सुनने आते हैं, लड़कियां डांस करने आती हैं। वो खान साहब ने वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। और शुरू कहां से हुआ था? जब ये कंटेनर पर चढ़े थे इस्लामाबाद। ये पंजाब की नई बुरी हुकूमत के हवाले से आपकी क्या राय है? पंजाब की नई हुकूमत के नई जो अबूरी हुकूमत है उसके बारे में 3 नाम दिए हैं। उस पर तो अभी जंग शुरू होनी है, उस पर तो युद्ध अभी शुरू होगा। उसकी वजह यह है कि अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो बिगिनिंग है। उसके ऊपर इतराजात शुरू होंगे, उसके ऊपर झगड़े शुरू होंगे।
और उसके बाद देखें उसमें तीनों नाम में बड़े गौर से देखे पढ़े हैं उसमें। नाम तो अच्छे हैं, उसमें कोई शक नहीं है, बड़े अच्छे अच्छे करैक्टर वाले लोग हैं, लेकिन अब देखें कि आने वाले, लेकिन ये हल चीजें मौजूद नहीं है शाजिया, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये अगर इफ द पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड्स इलेक्शन, मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात का, अगर 22 करोड़ लोगों में से कोई भी इंसान मुझे एक जवाब दे दे जी कि खान साहब कहते हैं 70% जो पाकिस्तान मेरी जेब में है, इलेक्शन सिर्फ वाहिद हल है। खान साहब से और 22 करोड़ उनके सपोर्टर जो हैं, उनको उनसे क्वेश्चन ही है, कोई एक सिंगल इंसान ऐसा पीटीआई में आया हो जो खान साहब कहें कि अब इलेक्शन में ये जीत के आएगा और ये पाकिस्तान की सारी माशी हल जो है मसाइल हल कर देगा। खान साहब के टिकट किन को देने, इन्होंने उन्हीं को देने जो पिछले पहले जो थे। वो जितने नौरतन थे, क्या उनकी 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 हिस्ट्री मौजूद नहीं है? उनकी हिस्ट्री मौजूद ही कि वो पहले क्या करते रहे 3.5 साल। तो खान साहब इस दफा कौन सी गिदड़ सिंगी निकालेंगे? आप क्या करेंगे? दुनिया से आपने ज़ाब्ते तोड़ दिए थे, हर कंट्री से आपकी दुश्मनी थी, आप जायचे निकाल निकाल के आप, मेरा मकसद गवर्नमेंट चलाते रहे हैं, तावीजों पे, गटों पे, तो और उसके ऊपर चिल्लों पे तो आप गवर्नमेंट चलती रही है सारी। तो उसमें मुझे ये बताएं कि अगर यही होना है इस तरह पाकिस्तान के साथ, तो फिर ठीक है। अगर आपकी किस्मत इस तरह है तो फिर ठीक है। पाकिस्तान कौन सा 76 सालों में ये पहला ब्लंडर होगा? पहले भी तो बहुत ब्लंडर थे आप, बहुत ब्लंडर किया सदर अयूब ने किया फातिमा जिन्ना के साथ, भुट्टो साहब बड़ा बड़ा कुछ करते रहे हैं। बल्कि इस दफा तो एक और नई बात हुई है जो मुझे नया पता चली बात, कि इन्होंने सिंध के इलेक्शन में रिक्वेस्ट की थी आर्मी को, जीएचक्यू को, कि आप फौज भेजें इलेक्शन के लिए। उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे, तो वो नहीं गए हैं। इस दफा फिर इलेक्शन पता नहीं किस किस्म के होंगे जहां फौज ही नहीं होगी। आपकी पुलिस का तो आपको अंदाजा ही है वो कितने ईमानदार वो है, क्या करेंगे वो इलेक्शन में। लेकिन ये कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल, अगर आप सियासत कहते हैं तो सबसे पहले अगर आपको यही इस डायरेक्शन पे जाना है तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप, परवेज मुशर्रफ साहब ने बीए की शर्त रखी थी, आपके सारे एमएनए जो थे वो बीए हो गए, लेकिन किसी ने मैट्रिक नहीं किया था। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी इस दफा एस्टेब्लिशमेंट को कि अगर आपने यही काम करना चाहते हैं तो पहले इनको मैट्रिक करा के इनको तालीम दें कि लेजिस्लेशन चीज क्या है। इस वक्त ये क्या करते हैं, ये 5 करोड़ खर्चा करके आते हैं, 10 करोड़ तो 50 बना के जाते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, उसके बाद अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारे बाजवा साहब ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कहा था कि जब गुलजार साहब तशरीफ ले गए थे तो पंजाब के पास 500 अरब रुपया था। इस वक्त एक पैसा नहीं है। 100 अरब रुपया तो हमारे चोई साहब ने सिर्फ गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को दिया। उसका मतलब बताता हूं क्या, 100 अरब रुपए में से 20% सीधा इनकी सियासतदानों की कमीशन बनती है, और ठेकेदार कौन होते हैं? सियासतदानों के साले और बहनोई और पुत्र होती है। तो इस, या तो मुझे चैलेंज कर, मुझे कहें ये जी नहीं ये गलत कह रहे हैं। और अगर मुझे वॉशिंगटन डीसी में बैठ के ये सारी चीजें नॉलेज है, पाकिस्तान में लोगों आंखें अंधी हैं, उनकी कानों से बह रहे हैं। आप वीडियो बन रही है, ऑडियो लीक हो रही है, इनकी तरफ नहीं जाते। ये खोलना नहीं चाहते चैप्टर कि करप्शन को क्या करना है हमने, और इसके बगैर सर्वाइव किस तरह करेंगे। इसके बगैर फॉरेन पॉलिसी जीरो, इकोनॉमी जीरो, कोई फ्यूचर प्लान जीरो। आपका टोटल, आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब हर उस मुल्क में जाते हैं जहां से डॉलर यूरो मिलने की उम्मीद हो। ना भारत से अच्छे रिलेशनशिप, ना अफगानिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप, ना ईरान के साथ अच्छे रिलेशनशिप, ना चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप। ये चारों बॉर्डर मिलते हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब वहां गए 4 मुल्कों में? नहीं गए। क्यों जाएंगे? वहां से मिलने की उम्मीद कोई नहीं। साजिद साहब, पाकिस्तान में गंदम का बहरान भी जूं का तूं है। हम लोग देख रहे हैं कि जो मतवसत तबका है, सफेदपोश लोग हैं, वो भी शदीद मसाइल का शिकार है। अमीर आदमी के लिए तो किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, वो तो अगर 5,000 रुपए का आटे का थैला मिलेगा तो उनके लिए तो वो भी बहुत सस्ता लगेगा। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस वक्त पिस रहा है वो गरीब और मतवसत तबका है, जो सफेदपोश लोग हैं। उनके लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल इंतहाई मुश्किल हो चुका है। इसके ऊपर आपकी क्या राय है? इस पे राय ये है कि इस वक्त 2 चीजें चल रही हैं जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। एक तो गंदम अफगानिस्तान स्मगल हो रही है, और दूसरा जखीरा अंदोजी कर रहे हैं लोग। आप अंदर स्टॉक कर रहे हैं गंदम और आटे का पैसे बनाने के चक्कर में। और दूसरा, आपकी गवर्नमेंट की रेट कोई नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नॉट सिस्टम, बल्कि साथ मिलकर करप्शन कराते हैं, साथ मिलकर स्मगलिंग कराते हैं सारे। मेरी यहां बैठ के इंफॉर्मेशन के हिसाब से अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर जो भी एजेंसियों के लोग 6-6 महीने साल जॉब करते हैं, वो सारे बिलियनर होकर वहां से वापस आते हैं। तो अगर यही होगा जब मुल्क के अंदर, मुझे ये बताएं, आटे का आप कह रही हैं बात को, दूसरी चीजें ठीक है, कोई चीज आप, कोई इंस्टीट्यूशन उठा के देख लें आप, उसमें
यही नजर आ रहा है कि हर बंदा दिहाड़ी लगाता है। आप मंथली तो बिलीव ही नहीं करते ना, महीनों पे सालों पे बिलीव नहीं करते। उस लोग इस तरीके से डाके मार रहे हैं जिस तरह आखिरी दिन है, लास्ट डे ऑफ देयर लाइफ, इस तरीके से डाके मारे जा रहे हैं और अफसोस के साथ है, और ये बढ़ता जाएगा। आज मैं एक और मजे की बात बताऊं, हमारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम ने आपके बारे में पाकिस्तान के 10 मसाइल के बारे में बात की है, और उनकी प्रेडिक्शन है कि आने वाले दिन आपके आने वाले 24 महीने 3 महीने से 24 महीने तक आप सख्त क्राइसिस में जाएंगे, जिसमें उन्होंने इसका भी अंदिया दिया है कि यू विल बिकम डिफॉल्ट हो जाएगा आपका। और एक चीज मैं इसके साथ आटे के साथ ऐड करना चाहूंगा, इकोनॉमी के साथ जी, पाकिस्तान की जो ऊपर जो लूट मार करने वाली डुअल सिटीजन अशराफिया है, जो रूलिंग पार्टी है, वो ये बिलीव करती है क्योंकि हमारे पास वी आर एटॉमिक पावर, ये दुनिया की जिम्मेदारी बनती है कि हमें डॉलरों की बारिश करते रहे, क्योंकि एटॉमिक हमारे पास एसेट्स हैं, तो हमें जितना पैसे हमें देना दुनिया की मजबूरी है। ये गलतफहमी पता नहीं अब कब इनकी दूर होनी है, लेकिन ये बड़ा सेंसिटिव मैटर है। अब दुनिया के पास ही पैसे मौजूद नहीं है, इस वक्त दुनिया के पास पैसे नहीं। और तीसरा, दुनिया के हर कैपिटल के अंदर आपकी करप्शन की स्टोरियां, साइन लगे पड़े हैं, बोर्ड लगे पड़े हैं आपकी करप्शन की स्टोरियों के। किस तरीके से आपने दहशतगर्दी को प्रमोट करते रहे हैं, जिस तरीके से आप दहशतगर्दी को किताबें लिख के परवेज मुशर्रफ दुनिया को बताता रहा कि हाउ वी यूज्ड टू सेल अफगानीज एंड पाकिस्तानीज टू सेल देम टू सेंड देम टू गुटानमो पे। क्या ख्याल है, वो नाक में रोटियां डालते हैं, आंखों से अंधे हैं, वो देख रहे हैं इस वक्त। लेकिन ये कि मेरे ख्याल में आपको इस गलतफहमी से बाहर आ जाना चाहिए, बल्कि खासकर इस दफा जब आपने हर मुल्क से पैसे मांगे हैं, जरा देखें आपके इस वक्त दोस्त मुमालिक ने भी कहा है कि अगर आप IMF का पैकेज में नहीं होंगे, हम आपको पैसे नहीं देंगे। इसका मतलब यह है वो गारंटी चाहते हैं IMF की, और IMF की अगली किस्त ना आई, यू आर इन अ टफ सिचुएशन, आटे का बुरान मजीद बढ़ेगा। शाहिद असलम साहब की गिरफ्तारी के हवाले से आप क्या कहेंगे? शाहिद असलम साहब की गिरफ्तारी के मैं कंडेम करूंगा, सख्त कंडेम करूंगा। मैंने बल्कि आज कहीं से सुना उनके बैकग्राउंड के हवाले से, सच अ हार्ड वर्किंग पर्सन, सच अ हार्ड वर्किंग, वेरी हम्बल बैकग्राउंड और वेरी क्लोज। FIA की बीट करते थे, FBR की वो बीट करते थे इन पे, वो दिस इज व्हाट हिज स्पेशलिटी इज। और मैंने सुना है कि उनके FIA की सारी हायर एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बड़ी क्लोज रिलेशनशिप थी, लेकिन और सबको पता था वो कहां रहते हैं। वो एक कमरा लेके लाहौर में किराए पर किसी के साथ शेयर करते थे, और मैंने पूरी रिसर्च उनके ऊपर की है। सच ए जेंटलमैन विद अ हाई कैरेक्टर। 4 उनके बच्चे हैं, गांव में गुजरावाला के साथ एक गांव है, वहां के वो रैशी हैं, इतना नहीं अफोर्ड कर पाते थे कि वो अपने बच्चों को लाहौर में रख सके। 25,000 रुपए की सैलरी में बहुत अरसा उन्होंने गुजारा किया। इज अ वेरी गुड, मैं बल्कि आज जो मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, द रीजन ही बिकेम अ जर्नलिस्ट बिकॉज वो उसी गांव से हैं जहां से उमर चीमा साहब है, और उनको आइडियलाइज करते थे। और जिस तरीके से फिर FIA ने जाके रैकी करके अगले दिन पकड़ा और हथकड़ियां लगा के पूरे मोहल्ले के सामने उनको घसीट के जिस तरीके से गाड़ी में लाए गए हैं, मैं उसको कंडेम करूंगा, ज्यादती। और साहब आप क्या समझते हैं, क्या हकाइक के ऊपर रिपोर्टिंग करना भी जुर्म बनता जा रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में सहाफी इतने गैर महफूज क्यों है, उनको तहफ्फुज़ क्यों नहीं मिल रहे? देखें, ये डेवलपिंग कंट्री, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर, बल्कि अब तो ये अमेरिका के अंदर भी यही कुछ हो रहा है। आवाज बंद कर देना जो होता है, उससे वो बिल्कुल इस तरह ही है जिस तरह कहते हैं ना जी, कबूतर बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेते हैं। ये इसमें शाहिद असलम की आवाज बंद करने से आप अचीव कर देंगे चीजें। इनके ऊपर यही एलिगेशन है ना कि बाजवा साहब की सारी चीजें थी। शाहिद असलम इससे कबल आपके सामने है कि अरशद शरीफ की बड़ी तवाना आवाज थी जिसको बंद कर दिया गया। अब उससे वो मसाइल थोड़ी कम हो जाएंगे, उससे स्कैंडल खत्म हो जाएंगे, कोई दूसरा जर्नलिस्ट को लेकर निकल चल पड़ेगा। ये हल नहीं है, ये हल नहीं है कि आप जर्नलिस्टों को मारें, आवाज बंद करें उनकी। और बिलखसूस मैं खासकर मैं बताना चाहूंगा शाजिया आपको, द स्पेशली जर्नलिस्ट विद द करैक्टर। देखे ना, जो लिफाफे हैं वो तो लिफाफे हैं, वो तो अल्टीमेटली प्लाट और लिफाफे में रोजाना छपती हैं चीजें उनके बारे में, लेकिन जो करैक्टर अंडर प्रिविलेज, मुझे पता है मेरे सहाफी दोस्त, इतने दोस्त हैं करीबी जिसकी याद को नहीं, ये सहाफत एक बड़ा नोबल प्रोफेशन था, अभी भी है, मैं समझता हूं अभी भी है लोग बड़े बड़े करैक्टर वाले जो नहीं बिकते, जो नहीं करते। शाहिद असलम इज वन ऑफ देम। मैंने बड़ा इसके ऊपर रिसर्च की क्योंकि मुझे बड़ा अजीब सा लगा कि
इतने क्लोज थे ये FIA वालों के, इनके रोजाना ऑफिस में जाते थे और सब जानते थे ये भाग के जाने वाला नहीं, जो खुद उनके ऑफिस में जाता था रोज डेली बेस पे। तो जिस तरीके से पकड़ कर घसीट कर उन लोगों ने उसको इबरत का निशान बनाया गया, मैं कंडेम करूंगा, ज्यादती है। और शाहिद असलम बल्कि ऐसे एक चैनल के साथ थे, वो अभी भी बैलेंस्ड जर्नलिज्म पे बिलीव करते थे, वो रिपोर्टिंग बिल्कुल साइडेड नहीं करते थे। मैंने उन पे बड़ी रिसर्च की है शाहिद असलम पे, और मैं इसको कंडेम करूंगा। और बल्कि बिलखसूस अयाज सैयद साहब और उमर चीमा साहब, दे आर फॉलोइंग हिम एंड दे वर इन द कोर्ट ऑफ द डे जब उनको इस्लामाबाद लाया गया कोर्ट के अंदर। और मैं एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, इस वक्त FIA उनके ऊपर जोर डाल रही है कि आप अपने लैपटॉप का और सेल फोन का हमें कोड दें। जर्नलिस्ट के पास उसके लैपटॉप के अंदर अगर चीजें नहीं होंगी तो वो कहाँ रखेगा? जर्नलिस्ट के पास तो स्टोरियां होती हैं, उसकी भी रिसर्च होती है। बिल्कुल। और लेकिन ज्यादती है जो मैं हमेशा ज्यादती जो होती है कंडेम करूंगा किसी भी जर्नलिस्ट को, दुनिया में जहां भी है, उसकी आवाज को बंद करना ज्यादती है। साथ ही साथ जयशंकर साहब ने चाइना के हवाले से भी एक स्टेटमेंट दिया है, उसके ऊपर आपकी क्या राय होगी, क्या तज्जिया होगा आपका? देखिए, इस वक्त जो चाइना और इंडिया का, भारत का इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है वो साउथ एशिया के अंदर चुधराहट का मसला है। और दूसरा इसको तकवीत देने के लिए ये है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी जो है वो इस वक्त उन्होंने आज से 10 साल पहले डिसाइड कर लिया था कि हम छोटी छोटी जंगों से, इन कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर चाइना को कन्फ्रंट करेंगे, क्योंकि चाइना इज राइजिंग सो फास्ट और बड़े थोड़े पीरियड के अंदर जिस तरीके से उन्होंने तरक्की की है, अमेरिका इस वक्त समझता है कि अगर हमने उस चीज को ना रोका तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वो जब उस साउथ एशिया के बारे में उन्होंने, अमेरिका ने जब अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज की तो इंडिया सामने आया, क्योंकि उनका चाइना के साथ इशू है। अब वो जब अमेरिका भारत को सपोर्ट करता है साउथ एशिया में, तो उसको चाइना अपनी थ्रेट लेता है। तो इस वक्त जो अगले दिन जयशंकर साहब ने कहा है कि चाइना हमारी मजबूरी न समझे, अब हम डरेंगे नहीं, लेकिन चाइना सिर्फ अभी इस वक्त 2-4 चीजें उनके फेवर में जाती हैं। एक तो वो अभी तक कोविड से पूरे तरीके से बाहर नहीं निकल पाए, वहां पे कोविड का मसाइल चल रहे थे, सप्लाई चेन जो अभी तक बहाल नहीं हुई है, उसकी वजह से। दूसरा, आपने देखा होगा कि ताइवान के बारे में भी वो अभी तक कोई इतना सीरियस उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, हालांकि अमेरिका वाज ट्राइंग टू प्रोवोक देम। लेकिन मुझे पता है इस बात का कि वो प्रेसिडेंट शी का दौरा सऊदी अरेबिया का, और उसके बाद चाइना की इन्वेस्टमेंट इन मिडल ईस्ट, खलीजी रियासतों में और अफ्रीका के अंदर, ये सारी चीजें जब वो कैलकुलेट करके आएंगे तो दुनिया के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। चाइना इज राइजिंग सो फास्ट। मैं एक चीज कोट करना चाहूंगा, मैं अगले दिन नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में एक किताब पढ़ रहा था, तो उन्होंने 18वीं सदी 17वीं सदी के शुरू में एंड पर ही कह दिया था कि चाइनीज जो है वो ऐसी कौम है, इनको सोए हैं तो सोए ही रहने दो, इनको जगाओ ना, बड़े खतरनाक होते हैं। और वाकई आपने देखा होगा 50 साल के अंदर बड़ा छोटा पीरियड होता है 50 साल, वो दुनिया में एक भरपूर सुपर पावर बन के उभरे हैं इस रिमार्क में। आज भी एक चीज जो मैं आखिर में बताना चाहूंगा, उनकी स्ट्रेंथ सिर्फ इस चीज में है कि वो जो इंफॉर्मेशन है बाहर लीक नहीं होने, किसी कॉन्फ्लिक्ट में जाए तो वो नहीं बताते चाइनीज मरे कितने हैं, जो डीलें बनाते हैं वो डीलें डिस्क्लोज नहीं करते। इस वक्त भी वो सऊदी अरेबिया के साथ लॉयल्टी बहुत ज्यादा है वहां पर जी, और जो इस वक्त सऊदी अरेबिया के साथ भी डीलें हैं वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे। मिडल ईस्ट के साथ जो अगले दिन उन्होंने कतर के साथ 27 साल का गैस का, एक्सक्लूसिव गैस का कॉन्ट्रैक्ट किया है, लेकिन उसकी टर्म्स डिस्क्लोज नहीं की। यही उनकी खूबसूरती और स्ट्रेंथ है उनकी। और मैं समझता हूं कि एक भारत का, एक मैं ये कहूंगा कि तरक्की उन्होंने जरूर की है, मैं इसमें कोई शक नहीं है। उनके फॉरेन रिजर्व बहुत ज्यादा हैं। डॉक्टर जयशंकर इज वेरी केपेबल स्टेट्समैन, ही इज अ वेरी गुड फॉरेन मिनिस्टर। लेकिन मैं समझता हूं कि अभी उनको तरक्की में जितना वो पोर्ट्रे करते हैं, इट्स नॉट देयर येट। उनके शहरों में तरक्की हुई है, लेकिन उनके रूरल एरिया के अंदर अभी भी तालीम उस लेवल पर भी नहीं है और गुर्बत भी बहुत ज्यादा है। दे हैव टू इम्प्रूव, मैं समझता हूं। लेकिन और मैं ये भी समझूंगा कि भारत को एक सबक सीखना चाहिए चाइना से,
कि 50 साल उन्होंने तरक्की की है सिर्फ इस वजह से कि वो किसी जंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। वो उन्होंने किसी के साथ कोई पंगा नहीं लिया। भारत को ये सबक सीखना चाहिए कि इस पूरे रीजन में अगर चौधराहट करनी है तो मुल्कों के साथ डायलॉग शुरू करें, बायलैटरल, जिस तरह हर चीज का हल 21वीं सदी में टेबल पर होकर बैठ के होता है। तो इस पूरे रीजन को साथ लेके चलें, मेरे ख्याल में यही जरूरत है आने वाले दिनों की। बहुत शुक्रिया साजिद साहब। नाज़रीन आपका भी शुक्रिया और अपना फीडबैक हमें देना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।